जब भी 1971 की जंग का जिक्र होता है तो जहन में क्या आता है? टैंक, लड़ाकू विमान, जमीनी लड़ाइयाँ, है ना? लेकिन अगर ये कहा जाए कि इस जंग का सबसे बड़ा, सबसे निर्णायक मोड़ जमीन पर नहीं बल्कि समंदर की गहराइयों में आया था। जी हाँ, आज हम उसी अनसुनी कहानी में उतरेंगे, एक ऐसी नौसैनिक जंग जिसने एक पूरे देश को जन्म दिया। तो फिर सवाल यही उठता है कि आखिर समंदर की लहरों पर एक नया मुल्क कैसे पैदा हो सकता है। चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। देखते हैं कि कैसे इंडियन नेवी की एक शानदार रणनीति ने इतिहास का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो कहानी को समझने के लिए सबसे पहले 1971 के नक्शे पर नजर डालनी होगी। उस वक्त का पाकिस्तान मतलब एक बहुत ही अजीबोगरीब देश था। दो हिस्से थे इसके, एक वेस्ट पाकिस्तान और दूसरा ईस्ट पाकिस्तान। और इन दोनों के बीच में क्या था? दुश्मन मुल्क भारत, पूरे 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ। अब जरा सोचिए, इस अजीब सी भूगोल का सबसे बड़ा असर किस पर पड़ेगा? जाहिर है, नेवी पर। पाकिस्तान की सारी बड़ी और ताकतवर वॉरशिप्स, डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, सबमरीन्स, सब के सब वेस्ट पाकिस्तान में तैनात थे। और ईस्ट में? अरे, ईस्ट में तो बस नाम के लिए 4 गनबोट्स और एक पुराना सा डिस्ट्रॉयर था। इसे कहते हैं ब्राउन वाटर नेवी, मतलब बस नदियों और किनारों के पास गश्त लगाने लायक। और बस यही वो एक कमजोरी थी जिसे भारत एक अचूक हथियार बनाने वाला था। और भारत ने इस मौके को पकड़ा भी, और क्या खूब पकड़ा। जैसे ही जंग शुरू हुई, इंडियन नेवी ने फौरन एक्शन लिया और बंगाल की खाड़ी में एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसे पार करना नामुमकिन था। एक टोटल नेवल ब्लॉकेड, मतलब पूरी की पूरी घेराबंदी। और इस घेराबंदी का किंग कौन था? वो था भारत का गौरव, एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत। विक्रांत महज एक जहाज नहीं था, वो समंदर पर तैरता हुआ एक किला था। उसके लड़ाकू विमानों ने ईस्ट पाकिस्तान के पूरे कोस पर ऐसा कहर बरपाया, ऐसा दबदबा बनाया कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। इस ब्लॉकेड का असर मतलब बिल्कुल विनाशकारी था। सोचिए जरा, ईस्ट पाकिस्तान में फंसी पाकिस्तानी आर्मी के लिए खाने पीने का सामान, हथियार, गोला बारूद सब बंद। कोई नई मदद, कोई नए सैनिक नहीं आ सकते थे। और तो और भागने का भी कोई रास्ता नहीं बचा था। ऊपर से विक्रांत के फाइटर जेट्स चटगांव जैसे बड़े शहरों पर लगातार बम बरसा रहे थे। नतीजा ये हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान में मौजूद 93,000 पाकिस्तानी सैनिक एक पिंजरे में कैद हो गए, जिनका दुनिया से संपर्क पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन असली खेल तो समंदर की सतह के ऊपर नहीं बल्कि नीचे अंधेरी गहराइयों में चल रहा था। एक खामोश लेकिन बेहद जानलेवा लुका छिपी का खेल, जहां शिकारी कौन है और शिकार कौन पता ही नहीं चलता। पाकिस्तान ने अब अपना सबसे बड़ा दांव खेला, अपना तुरुप का इक्का निकाला। उसकी सबसे घातक, सबसे आधुनिक और इकलौती लॉन्ग रेंज सबमरीन पीएनएस गाजी। और गाजी को सिर्फ एक ही मिशन मिला था, किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पर आईएनएस विक्रांत को ढूंढ निकालो और समंदर में दफन कर दो। अब जो हुआ वो किसी जासूसी थ्रिलर से कम नहीं था। इंडियन नेवी ने एक मास्टरमाइंड जाल बिछाया। उन्होंने जानबूझकर ऐसी झूठी खबरें फैलाईं कि आईएनएस विक्रांत विशाखापट्टनम पोर्ट पर है, जबकि असल में विक्रांत को चुपचाप अंडमान के पास एक सीक्रेट लोकेशन पर छिपा दिया गया था। गाजी इस झांसे में आ गई। उसने चारा निगला और सीधे मौत के मुंह में, यानी विशाखापट्टनम की तरफ बढ़ चली। और वहां उस घने अंधेरे में उसका इंतजार कर रहा था एक शिकारी, डिस्ट्रॉयर आईएनएस राजपूत। और फिर 3 दिसंबर की रात विशाखापत्तनम के तट के पास एक जोरदार रहस्यमयी धमाका हुआ। पीएनएस गाजी अपने 92 सेलर्स के साथ हमेशा हमेशा के लिए समंदर की खामोश गहराइयों में खो गई। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, एक ऐसी हार जिसका बदला लेना जरूरी था। लेकिन जैसा कि हर जंग में होता है, कहानी कभी एक तरफा नहीं होती। जहां ईस्ट में भारत का पलड़ा भारी था, वहीं वेस्ट में, अरब सागर में, पाकिस्तान ने एक ऐसा पलटवार किया जिसने इंडियन नेवी को भी हिला कर रख दिया। तारीख थी 9 दिसंबर। पाकिस्तानी सबमरीन पीएनएस हंगोर एक भूखी शिकारी की तरह अंधेरे में चुपचाप भारतीय जहाजों का पीछा कर रही थी। शाम के ठीक 7:57 पर उसने अपना शिकार लॉक किया और टॉर्पीडो दाग दिए। और सिर्फ 2 मिनट के अंदर, सिर्फ 2 मिनट में भारतीय फ्रिगेट आईएनएस खुखरी अपने 192 नाविकों के साथ अरब सागर की गोद में समा गया। ये पाकिस्तान नेवी के लिए एक बहुत बड़ी शानदार जीत थी। अब बारी भारत की थी। आईएनएस खुखरी का बदला लेना था।
और इस बार भारत ने जवाब देने के लिए चुना पाकिस्तान का दिल, उसका सबसे बड़ा कमर्शियल हब और नेवल हेडक्वार्टर कराची। इंडियन नेवी की स्ट्रैटेजी कमाल की थी। देखिए, दिन के उजाले में तो उनके बड़े जहाज पाकिस्तानी एयरफोर्स की रेंज से बहुत दूर, करीब 250 मील दूर रहते थे। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता और अंधेरा छाता, छोटी छोटी फुर्तीली मिसाइल बोट्स बिजली की रफ्तार से निकलती और सीधा कराची पर धावा बोल देती। 4 दिसंबर की रात, नाम था ऑपरेशन ट्राइडेंट। इस ऑपरेशन ने कराची को सचमुच आग का दरिया बना दिया। 1, 2, 3, एक के बाद एक पाकिस्तानी वॉरशिप्स धू-धू कर जलने लगे। इसमें PNS खैबर जैसा बड़ा डिस्ट्रॉयर भी था। कराची पोर्ट के तेल के बड़े बड़े टैंक्स में जो आग लगी वो पूरे 1 हफ्ते तक नहीं बुझी। पर इंडियन नेवी इतने पर ही नहीं रुकी। कुछ दिन बाद एक और हमला हुआ, ऑपरेशन पाइथन। इस बार कराची के जो बचे खुचे तेल के भंडार थे, उन्हें भी राख कर दिया गया। पाकिस्तान को कुल मिलाकर करीब $3 बिलियन का नुकसान हुआ। जरा सोचिए, उस जमाने में ये कितनी बड़ी रकम थी। पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी घुटनों पर आ गई थी। तो चलिए अब इन सब बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ते हैं। समंदर में हुई इस मारकाट का, इन हमलों का, इस घिरावबंदी का आखिर नतीजा क्या निकला? कैसे इसने जमीन पर एक नए मुल्क की तकदीर लिख दी? आंकड़े अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देते हैं। एक तरफ पाकिस्तान, जिसने अपने करीब 1900 नौसैनिक खोए और अपनी नेवी का 1/3 हिस्सा गंवा दिया। दूसरी तरफ भारत, जिसका नुकसान बहुत बहुत कम था। अब समंदर का सिर्फ एक ही बादशाह था और वो थी इंडियन नेवी। और जब समंदर पे आपका कब्जा हो तो जमीन पर जंग जीतना आसान हो जाता है। ईस्ट पाकिस्तान में फंसी आर्मी चारों तरफ से घिर चुकी थी। मदद की कोई उम्मीद नहीं बची थी। उनके पास सरेंडर करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 16 दिसंबर 1971। पाकिस्तानी सेना ने हथियार डाल दिए और इसी के साथ दुनिया के नक्शे पर एक नए देश ने जन्म लिया, बांग्लादेश। हार के बाद ईस्ट पाकिस्तान के पाकिस्तानी नेवल कमांडर रियर एडमिरल मोहम्मद शरीफ ने जो कहा वो सब कुछ बयां कर देता है। उनके शब्द थे, हमारे पास कोई इंटेलिजेंस नहीं थी, हम बहरे और अंधे हो चुके थे और इंडियन नेवी और एयरफोर्स दिन रात हम पर कहर बरसा रही थी। 1971 की ये कहानी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये हमें आज भी एक बहुत बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर करती है। आज के इस दौर में, जहां टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, क्या आज भी किसी देश की समुद्री सीमाएं, उसके शिपिंग लेन्स, उसकी सबसे बड़ी और सबसे क्रिटिकल कमजोरी हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी उतना ही जरूरी है जितना 1971 में था।